हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है ईसीजी। बड़ा ईसीजी को हम कहते हैं फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये ईसीजी आपको पता है ये किसके लिए की जाती है? बहुत ईजी है बड़ा। दिल जो है ना उसमें कोई प्रॉब्लम हो या बंदे के अंदर बीपी ज्यादा नॉर्मल ना रहती हो या बंदा जो है ना उसको चक्कर आते हो और छाती में दर्द रहता हो या दिल का कोई मसाइल हो या बंदे का हार्ट अटैक हो या हार्ट अटैक के बाद जो है बंदे को बार बार ईसीजी करानी पड़ती है ताकि पता चले कि दिल में कोई मसला तो नहीं है, दिल का कोई सुराख, कोई चेंबर में कोई इश्यू तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए टेस्ट की जाती है। इस टेस्ट को हम कहते हैं ईसीजी। अब ईसीजी कैसे की जाती है? बहुत इजी है। मिसाल कोई पेशेंट है तो हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां पे डॉक्टर होगा दिल का। वो डॉक्टर जो है इलेक्ट्रोड्स लगाएगा, दिल के ऊपर तारे लगाएगा, जो आपने देखी होंगी मूवीज वगैरह के अंदर भी। ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे चिपकाए जाएंगे आपकी छाती के ऊपर। फिर ये तारें जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये जाएंगी मशीन के अंदर। उस मशीन को हम कहते हैं ईसीजी मशीन। उस मशीन के अंदर एक स्क्रीन होगी, टीवी एक लगी होगी, स्क्रीन डिस्प्ले होगा। उस स्क्रीन के ऊपर आपको ये ऐसे लकीरें दिखाई देंगी। ये आपने लकीरें देखी होंगी मूवीज वगैरह के अंदर, या कुछ ने तो रियल में ये लकीरें देखी होंगी। इन लकीरों को हम कहते हैं वेव्स। ये लकीरों से सारी कहानी बयां हो जाएगी कि दिल के कौन से खाने में क्या मसला है। तो यही है सिंपल इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको डिस्कस करते हैं, इन लकीरों को या वेव्स को। तो बहुत ईजी है बेटा। दो टर्म आते हैं, एक है डीपोलराइजेशन, दूसरा है रीपोलराइजेशन। तो बहुत ईजी, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डीपोलराइजेशन की सिंपल मीनिंग ये होती है जब दिल का कोई भी खाना कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन याद रखें बेटा, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, अच्छा, या सिस्टोली में आना, ठीक है ना। रीपोलराइजेशन का मतलब है किसी भी दिल के खानों का रिलैक्स हो जाना, इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो बहुत ईजी, जैसे ही डॉक्टर इलेक्ट्रोड लगाएगा फिर रीडिंग आ जाएगी उस मशीन के स्क्रीन के अंदर। तो उस स्क्रीन में पहले ये लकीर आएगी ऐसे सीधी, इस लकीर के बाद एक यूं ऊपर लकीर आएगी ऐसे। इस लकीर के ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा पी। पी का मतलब होता है कि अभी इस बंदे के दिल के अंदर जो आर्टरियम होते हैं, जो ऊपर वाले खाने, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यानी कि आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हुई है। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है आर्ट्रियम अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उस बंदे के अंदर, पेशेंट के अंदर। इसके बाद ये लकीर यूं थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। इस सीधी होने का मतलब होता है कि ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज आपको पता है यहाँ पैदा हुआ था इन सेलों में। इन सेलों को हम कहते हैं एस ए नोड या पेस मेकर। एस ए नोड, एवी नोड का लेक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर आपके इस चैनल पे पड़ा है, वो जाके पहले देख लें, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखा या वो टॉपिक आपको नहीं याद है, एस ए नोड, एवी नोड, तो ये ईसीजी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। पहले वो वीडियो देखें, बाद में इस वीडियो को देखें, ठीक है बेटा। तो आपको पता होगा ऐसे नोड ये खास सेल होते हैं दिल के अंदर, जो दिल के अंदर नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, दिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, जिनको हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये सेल में से जैसे ही पैदा किया दिल के खानों को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला का, तो ये मैसेज आ गया आर्ट्रियम के अंदर। अब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे ही आर्ट्रियम बंदे के कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उस मशीन में पहली सी लकीर आएगी। इस लकीर को हम कहते हैं पी वेव। पी वेव का बेटा मतलब होता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन बाय एसए नोड, यानी कि आर्ट्रियम अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है। किसने करवाया? एसए नोड ने, इन दिल के खास सेलों ने, नर्व इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। अब लकीर सीधी हो जाएगी। इस सीधी लकीर का मतलब होता है कि अब ये जो नर्व इम्पल्स है ना, ये एसए नोड से चला गया है इस खास और सेलों में। इन खास सेलों को हम कहते हैं एवी नोड, यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी कि मैसेज ट्रेवल करके चला गया है एसए नोड से एवी नोड की तरफ। जब मैसेज एवी नोड की तरफ जाएगा ना, तब लकीर आएगी सीधी, ठीक है बेटा।
अच्छा जी, अब इसके बाद ये लकीर यूं थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर से यूं लकीर ऊपर जाएगी ये वेव, फिर से ऊपर के बाद फिर से नीचे आएगी बहुत ज्यादा और फिर से यूं थोड़ी ऊपर हो जाएगी। तो यहां पे ये नाम लिखे हुए आएंगे QRS। QRS का मतलब होता है अब ये नर्म पल्स जो है एवी नोड से जा चुकी है वेंट्रिकल के अंदर और अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना दिल के ये खाने निचले, तब ईसीजी के अंदर ये वेव्स पैदा होंगी QRS। QRS का मतलब होता है कि आपके वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन में आ गए, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब ये वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जस्ट शुरू हुई है। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन जस्ट शुरू हो, स्टार्ट हो कॉन्ट्रैक्शन होना, तब ये वेव शो होंगी। इसको हम कहते हैं PRS। ठीक है, QRS। इसके बाद अब ये लकीर फिर से यूं सीधी हो जाएगी। तो सीधी लकीर का मतलब होता है कि अब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। QRS का मतलब है वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई थी, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो ये लकीर फिर से सीधी हो जाएगी। इसके बाद ये लकीर फिर से यूं ऊपर उठेगी और नीचे आ जाएगी, फिर से यूं सीधी हो जाएगी और यहां पे नाम लिखा आएगा T। अब T का मतलब होता है कि आपके जो ये वेंट्रिकल्स है ना, इनमें अब रिलैक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि वेंट्रिकल पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये रिलैक्स होना शुरू हुए हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे ना, तब ये वेव पैदा होगी जिसको हम कहते हैं टी वेव। इसके बाद ये लकीर फिर से यूं सीधी हो जाएगी। टी के बाद ये सीधी लकीर का मतलब होता है कि अब वेंट्रिकल मुकम्मल रिलैक्स हो चुके हैं। यही थी आपकी एक कहानी, इसको हम कहते हैं ECG। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो बेटा ये पी वेव्स जो है ना, पी का मतलब होता है अभी आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ठीक, आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब लकीर कौन सी पैदा होगी? पी। फिर लकीर सीधी होगी। पी के बाद जो सीधी लकीर है ये शो करती है कि अभी मैसेज ऐसे नोड से चला गया है एवी नोड के अंदर। तो इस टाइम ड्यूरेशन को या इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन आफ्टर द पी वेव। ठीक है बेटा, अब ये मैसेज चला जाएगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तब लकीर कौन सी शो होगी? QRS शो होगी, ये वेव्स पैदा होंगी। ठीक है बेटा, यानी कि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। जब ये मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तब ये लकीर सीधी हो जाएगी। QRS के बाद सीधी लकीर का मतलब है कि अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। फिर ये रिलैक्स होना शुरू होंगे। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो, तब कौन सी वेव पैदा होगी? टी वेव। टी वेव का मतलब है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल का रिलैक्स हो जाना। फिर बिल्कुल लकीर सीधी हो जाएगी, यानी कि अब ये वेंट्रिकल मुकम्मल रिलैक्स हो चुके हैं। टी का मतलब है रिलैक्सेशन का स्टार्ट होना और सीधी लकीर का मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाना वेंट्रिकल्स का। इसी को हम कहते हैं आपकी ECG। ठीक है बेटा, तो यही था सिंपल आपका टॉपिक। अब इसको थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर ये 6 आपकी अलग अलग वेव्स दी हुई हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। बहुत ईजी, देखें, ये देखें, ये पी वेव है, ये मैंने लाल कलर में शो किया है। जब पी वेव आए तो इसका मतलब क्या होता है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन बाय एसए नोड। मतलब क्या हुआ? आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना। आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एसए नोड है, तब कौन सी वेव दिखाई देगी हमें? पी वेव। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद पी वेव के बाद ये लकीर आगे सीधी हो जाएगी। सीधे होने का मतलब क्या होता है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन इज कंप्लीट, यानी कि आर्ट्रियम मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अब ये रिलैक्स होना शुरू होंगे। अब आगे नरम पल्स जो है ना, ये डिले हो जाएगी एट एवी नोड। और इसी सीधी लकीर का दूसरा मतलब ये होता है कि ये मैसेज ऐसे नोड से ट्रांसफर हो चुका है एवी नोड की तरफ, यानी कि अब ये मैसेज आएगा नीचे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने। वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट आपका ऐसे नोड ही कर रहा है। ठीक है बेटा, अब ये मैसेज पहुंच जाएगा वेंट्रिकल्स में बंडल ऑफ हेज और पुरकंजी फाइबर के थ्रू।
अभी आपके वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे न, तो आपकी वेव्स ये पैदा होंगी QRS। QRS वेव्स का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, इसकी स्टार्टिंग हो जाना कॉन्ट्रैक्शन की। आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन हो जाएगी। आपको पता है जब वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब आर्ट्रियम आपके ऊपर से रिलैक्स होंगे, ठीक है बेटा, ये अपोजिट होते हैं खाने, ऊपर वाले और निचले वाले। अब इसके बाद QRS वेव के बाद ये लकीर फिर से सीधी हो जाएगी। इस लकीर के सीधे होने का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज कंप्लीट, यानी कि अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन मुकम्मल हो चुकी है, ये फुल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल हो चुकी है। फिर आएगी सेकंड टी वेव। टी वेव का मतलब है अब इनमें रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होना शुरू होंगे, इसको हम कहते हैं टी वेव, यानी कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इज बिगिन, यानी कि वेंट्रिकल अब रिलैक्स होना शुरू हो गए, इसको हम कहते हैं टी वेव। फिर ये लकीर सीधी हो जाएगी टी वेव के बाद। टी वेव के बाद लकीर सीधी होती है, इसका मतलब होता है कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन इज कंप्लीट, यानी कि अब वेंट्रिकल मुकम्मल रिलैक्स हो चुके हैं। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है वेंट्रिकल का रिलैक्स हो जाना। तो यही था आपका ईसीजी। अब हमें कैसे पता चलेगा या डॉक्टर को कि कहाँ मसला है? बहुत इजी है बेटा ये। देखें आप, फॉर एग्जाम्पल पी वेवन, इसमें कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल पी वेव छोटी नजर आ रही है या बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि पी वेव में गड़बड़ आ रही है, तो मतलब गड़बड़ दिल के आर्टरियम्स के अंदर है, यानी कि दिल के आर्टरियम जो ऊपर खाने ये सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं माने कि अगर पी वेव छोटी नजर आती है ना, तो इसका मतलब है आर्टरियम प्रॉपर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि आर्टरियम्स की मसल्स में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये पी वेव बहुत लंबी आ रही है, बहुत बड़ी स्पाइक नजर आ रही है, तो इसका मतलब आर्टरियम हद से ज्यादा दबाव इसके ऊपर आ रहा है और हद से ज्यादा कांटेक्ट हो रहे हैं, ठीक। अच्छा जी, अगर पी वेव नॉर्मल है, ये सीधी वाली लकीर थोड़ी कम आ रही है रीडिंग में, तो इस सीधी लकीर के कम आने का मतलब होता है कि एसए नोड थोड़ा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एसए नोड जो है ना, यहां से मैसेज एवी नोड तक जल्दी पहुंच रहा है, या फिर अगर ये लकीर जो है ना पी वेव के बाद लकीर ये बड़ी नजर आती है, तो मतलब ये एसए नोड से एवी नोड तक मैसेज थोड़ी देर लगा रहा है पहुंचने में, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, तो इस लकीर में कोई इश्यू हो तो डॉक्टर समझ जाएगा कि एसए नोड और एवी नोड के बीच में कोई मसला है, कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लकीर ठीक है, इशू इस लकीर में आ रहा है QRS में, फॉर एग्जाम्पल ये लकीर बहुत छोटी आ रही है रीडिंग में, तो इसका मतलब है वेंट्रिकल्स जो है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू ठीक से नहीं हो रही है। या फिर ये लकीर लंबी हो जाए तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है। इस लकीर का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, ठीक है। या फिर ये QRS के बाद ये सीधी लकीर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कंप्लीट होने में मसला हो रहा है, वेंट्रिकल को मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट होने में। या फिर ये टी जो लकीर है ये कम या ज्यादा हो जाए, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो सही हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में QRS लकीर आएगी, ठीक है ना, पर रिलैक्स होने में वेंट्रिकल को इशू आ रहा है। इस सीधी लकीर का बाद जो टी लकीर है इसका मतलब ये होता है, डॉक्टर समझ जाएगा। अगर टी वेव में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर समझ जाएगा कि वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के टाइम कोई इशू आ रहा है, दिल के अंदर कोई भी इशू हो सकता है, वो डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा। आप डॉक्टर बनो दिल के, फिर आप ज़्यादा ये पढ़ना, मुझे भी सिखाना, ठीक है ना। हम अपने किताब में जितनी बातें लिखी हुई हैं उतनी बताएंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं जा रहे हैं इतना। फिर अगर सीधी टी के बाद ये सीधी लकीर में कोई गड़बड़ी आ रही है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि वेंट्रिकल्स में उसको मुकम्मल रिलैक्स होने में प्रॉब्लम आ रही है पेश। तो भाई साहब समझ गए आप, इस लकीरों का मकसद मतलब हर चीज का पता चल जाएगा। तो ये थी आपकी बड़ी बड़ी बातें। अब दो तीन और बातें भी रहती हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना।
तो इसको देखें, डीपोलराइजेशन मतलब आपके खानों का कॉन्ट्रैक्ट होना, रीपोलराइजेशन मतलब खानों का रिलैक्स होना। पी वेव, पी वेव का मतलब क्या हुआ बेटा, आर्ट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रियम काटे हुए तब कौन सी वेव पैदा होगी, पी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। टी वेव का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो, उसको हम कहते हैं टी वेव। दो टर्म है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल का मतलब क्या होता है, बहुत इजी, देखें ये रहा पी, ये रहा आर। पी आर इंटरवल का मतलब होता है बेटा, मैसेज जो है ना, ये ऐसे नोड जो है इससे ट्रांसफर हो रहा है एवी नोड तक। इस मैसेज को ऐसे नोड से लेकर एवी नोड तक ट्रांसफर होने में जो टाइम चाहिए 0.1 मिली सेकंड, ठीक, उस टाइम में ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है या एवी नोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें पता चलेगा किससे, पी आर इंटरवल को देखे। यानी कि ये पी और आर की लकीरों को अच्छी तरह से स्टडी करने से पता चलेगा ऐसे नोड का कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये मैसेज ऐसे नोड से पहुंच रहा है एवी नोड तक। इसको हम कहते हैं पी आर इंटरवल। क्या हुआ मतलब इसका, अमाउंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऐसे नोड डीपोलराइजेशन टू रीच द वेंट्रिकल्स। यानी कि मैसेज को यहां से यहां तक पहुंचने में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल तक पहुंचने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, टाइम प्रॉपर लग रहा है या नहीं, 0.1 मिली सेकंड में ये मैसेज पहुंच रहा है या नहीं, टाइम डिले। ऐसा तो नहीं कि टाइम डिले में ज्यादा टाइम लग रहा है, 0.3 सेकंड 0.4 सेकंड तो नहीं लग रहे हैं। नॉर्मल रीडिंग हम कहते हैं जब टाइम ड्यूरेशन 0.1 मिली सेकंड हो, ठीक है ना, ये आपके किताब में डेटा लिखी पड़ी। अच्छा भाई, दूसरा टर्म है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट का मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड में आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। यानी कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना बेटा, इसको कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर रिलैक्स होने तक, दो टर्म में, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर रिलैक्स होने तक कितना टाइम लग रहा है, इसी टाइम की ड्यूरेशन को हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट मतलब क्या हुआ, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना, एंड इट्स रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्स होना, इसी टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं एस टी सेगमेंट। वो देखें यहां पे नजर आ रहा है एस और टी, यहां से लेकर यहां तक इस वेव में ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है या कम टाइम तो नहीं लग रहा है, यानी कि पता चल जाएगा डॉक्टर को कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में इश्यू आ रहा है, यानी कि इश्यू आपके वेंट्रिकल्स में। फिर डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका टॉपिक ईसीजी। और बेटा आखिरी बात, मैंने बहुत मेहनत की है वीडियो को समझाने में, इजी से इजी करके आपकी किताबों की बातों को, और मुझे उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक बेटा ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे हमारा बेटा बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। चैनल का आप वैसे भी देख रहे हो, आपका फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा हमें भी फ़ायदा दिया करें, ठीक है। पैसे थोड़ी ले रहे हैं आपसे, ये तो फ्री का काम है। अब फिर से हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। देखें, ऐसे बहुत सारी लकीरें यूँ आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, फिर डॉक्टर उसको जो है रीडिंग करेगा, फिर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इशू है। ये लकीरें आपको मुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें सारी लकीरें बराबर लगेंगी, एक जैसी लगेंगी। ये सिर्फ डॉक्टर को ही समझ आएगी। डॉक्टर वो बेचारा 5-10 साल मत्थामारी करता है उस लकीरों को पढ़ने के लिए। वो कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे एक दिन में नहीं पढ़ता है, वो रीडिंग करता है, बाकायदा स्टडी करता है, 5-10 साल अपना सर जो है किताबों में जो है ठीक ठाक लेवल पे मत्थामारी करता है, फिर जाके ये चीज़ें उसको समझ में आएगी। ये डॉक्टर ही बता सकता है, आप या मेरे जैसे इसको नहीं समझ सकती सही तरह से, ठीक है बाबा। बाकी एक लास्ट चीज, क्वेश्चन जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में अगर कोई चीज वगैरह हो तो। ये है कि मेरी टंग स्लिप हो गई थी। आपका जो SCA नोड है ना, वहाँ से लेकर AV नोड तक जो मैसेज को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है ना, वो लगता है 0.1 सेकंड, ठीक है ना। ये 0.1 मिली सेकंड नहीं है, ये 0.1 सेकंड होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 मिली सेकंड्स, ठीक है ना।
PR इंटरवल का टाइम वो ये होता है। वीडियो के अंदर मैंने कहा है 0.1 मिली सेकंड, वो थोड़ी सी गलती हो गई है टंग स्लिप की वजह से। कभी कभी ब्रेन हमारा भी हैंग हो जाता है।